नमस्कार साथियों, आपके अपने प्लेटफॉर्म जोश नेट जारफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है साथियों। तो हम लोग अभी PYQ के सीरीज में हैं और PYQ के सीरीज में हम लोग लेक्चर 4 आज हम लोग देखेंगे। इस PYQ के सीरीज में हम लोग लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 सभी लेक्चर को क्लास के फॉर्म में हमने कंप्लीट किया है और हमारे साथ आपने भी कंप्लीट किया है, ऐसा हमें विश्वास है। और ये दिसंबर 2021 के पेपर को हम लोग देख रहे हैं, जो कि पेपर 2 होता है हिंदी साहित्य, और ये शिफ्ट 1 है। ये आप लोग देखेंगे जैसा कि आप लोगों को दिख भी रहा होगा। तो और साथ ही साथ साथियों, ये हमारा प्लेटफॉर्म है जोश नेट जारफ, इसे आप सब्सक्राइब कर लेंगे। और ये प्लेलिस्ट पे जब आप इसे जाएंगे तो आपके यहाँ पे PYQ से सिलेक्शन तक की सीरीज़ जो है, जो हमारे द्वारा कंप्लीट की जा रही है, उसे आप देखेंगे। इसमें आपको 2025, 24, 23, 22 के पेपर को, कंप्लीट पेपर को डिटेल एनालिसिस किया गया है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप उसे जाएं और देखें। और साथ ही साथ यहाँ पे हमारे टीम के द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास बिल्कुल लाइन टू लाइन पढ़ाई जा रही है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आए दिन पूछे जाते हैं आयोग में NTA के द्वारा। और अब इसके नीचे अगर आप जाएंगे तो क्वेश्चन से कंसेप्ट वाली सीरीज को भी हमारे टीम के द्वारा बहुत अच्छे मनोरंजक ढंग से कंप्लीट कराई जा रही है। और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण सूचना साथियों, पेपर 1 के लिए जो कंप्लीट 50 क्वेश्चन के होते हैं, वो KVS मैदान जो सभी टॉपर्स के द्वारा उसे मतलब पढ़ा जाता है, समझा जाता है, तो वो बुक को यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट नोट्स फ्री हैंड लेक्चर में कंप्लीट कराया जा रहा है। पूरे यूट्यूब के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है, ये आप लोग ध्यान रखें। तो इसे जा करके बिल्कुल इसे देखेंगे और टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे नोट्स प्राप्त करने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि ये बैच सभी बैच आप लोगों के लिए बिल्कुल क्रोनोलॉजी में रख दिया गया है। और तो चलते हैं अब हम आज का जो हमारा सीरीज होगा वो 61 से 80 तक के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, क्योंकि कल हमने 60 तक के क्वेश्चन को देखा था। तो चलते हैं अब अपने क्वेश्चन की तरफ। आप पढ़ते रहेंगे और पढ़ते पढ़ते साथ ही साथ आप शॉर्ट नोट्स भी हमारे साथ ही बनाते चलेंगे, क्योंकि ये सोचेंगे कि हम नेक्स्ट टाइम नोट्स बनाएंगे तो ये कभी नहीं होगा संभव। तो चलते हैं आज का 61 क्वेश्चन। आप लोग भी क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जवाब देंगे अपना कमेंट में, और कि मेरे हिसाब से मैम ये होना चाहिए मेरी जानकारी के अनुसार। जो भी आपको आंसर यहाँ पे बताया जा रहा है वो NTA के द्वारा जो वेरीफाइड क्वेश्चन है वो बताया जा रहा है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। तो चलते हैं, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से देवसेना के कथन है। तो देवसेना तो हम लोग जानते हैं कि स्कंदगुप्त की ये प्रमुख स्त्री पात्र है, ये तो आपको पता ही होगा। तो अब इसमें से ये क्वेश्चन थोड़ा सा डेप्थ कहा जा सकता है, क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि इसमें कौन से कथन जो है देवसेना के द्वारा मतलब कहा गया है, तो आप थोड़ा सा आपको टफ होगा, क्वेश्चन बनाने में कठिनाई होगी। तो देखते हैं 61 का जो है आयोग ने जो आंसर लिया है वो 3 दिया है, यानी कि B और C सही है। देखते हैं, पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी पाप विजया, आकाश के सुंदर नक्षत्र आँखों से केवल देखे ही जाते हैं। तो B सही है और ये आपका PYQ भी है। इससे पहले भी बिल्कुल एज इट इज़ लाइन ये आपको पूछा गया, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और फिर देखते हैं, नए ढंग के आभूषण, सुंदर वसन, भरा हुआ यौवन, यह सब तो चाहिए ही, परंतु एक वस्तु और चाहिए, पुरुष को वशीभूत करने के पहले धोखे की टट्टी। ये भी लाइन देवसेना जी की है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। BC आपका सही है। और देखते हैं, ऐसा जीवन तो विडंबना है जिसके लिए दिन रात लड़ना पड़े। ये स्कंदगुप्त का कथन है, बट ये देवसेना के द्वारा नहीं कहा गया है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। विजय एक क्षणिक उल्लास, हृदय की भूख मिटा देगा, कभी नहीं, वीरों का भी क्या ही व्यवसाय है, क्या ही उन्नतम भावना। ये भी पंक्ति जो है देवसेना जी का नहीं है। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे B और C के आधार पे आपका आंसर जो है 3 गया है, ये आप लोग देखे हैं। और चलते हैं, आप थोड़ा सा जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक के बारे में थोड़ी सी हम लोग जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको बार बार पूछे जा रहे हैं। स्कंदगुप्त आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाते चले। ये नाटक सबसे पहले ध्यान पे रखेंगे कि 1931 का नाटक है,
और इसके जो रचनाकार है वो जयशंकर प्रसाद है, जयशंकर प्रसाद। ये 2 फैक्ट हम लोगों ने देखा। और अब इसके साथ प्रमुख स्त्री पात्र, तो प्रमुख स्त्री पात्र में हम लोग देखते हैं, एक तो अनंत देवी है, सेकंड देवकी है, फिर देवसेना है, जैसा कि आपको क्वेश्चन में भी पूछा गया है, देवसेना। विजया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पात्र है। जयमाला है, जयमाला, और रामा, और फिर लास्ट मालिनी। ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और जब ये स्त्री पात्र हो गया, और आप पुरुष पात्र भी थोड़ा सा देख लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। नाटक से क्वेश्चन, पात्र से क्वेश्चन बनते ही बनते, ये आप लोग भी ध्यान पे रखेंगे। पुरुष पात्र में हो जाएगा भट्टार्क, स्कंदगुप्त, पृथ्वीसेन, कुमारगुप्त, और बंधु वर्मा लास्ट। इतने फैक्ट्स को अगर आप ध्यान पे रख लेंगे तो उम्मीद है कि आपको यहाँ से जो भी नाटक से क्वेश्चन पूछेंगे, अगर एनटीए बनाएगा, तो आप बिल्कुल बहुत इजीली क्वेश्चन को देखते हुए अपने आंसर की तरफ नज़दीक चले जाएंगे, हमें ऐसा विश्वास है। तो चलते हैं अब 62 क्वेश्चन। 62 क्वेश्चन हमारा कह रहा है शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित है। तो एक तो शिव शंभू के चिट्ठे हम लोग जानते हैं कि ये बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा लिखा गया है, और ये 1904 में लिखा गया था, बाल मुकुंद गुप्त। ये आप लोग मोटा मोटी जानकारी रख लेंगे, बाल मुकुंद गुप्त। और शिव शंभू का जो चिट्ठे था वो लॉर्ड कर्जन को लिखा गया था, और ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और उसमें एक कलकत्ता से ये मतलब चिट्ठे, शिव शंभू के जो चिट्ठे थे वो लिखा गया था, ये भी आप लोग, ये भारत मित्र पत्रिका में मतलब इसका प्रकाशन हुआ था, ये भी आप लोग ध्यान पे रखेंगे। तो इसके विषय में अगर और थोड़ी सी जानकारी हम लोग लें तो लॉर्ड कर्जन को लिखा गया था, और ये कलकत्ता से लिखा गया था, कलकत्ता से, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और ये जो शिव शंभू के चिट्ठे हैं वो भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, प्रकाशित भारत मित्र पत्रिका, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। इतना अगर आप लोग जानकारी रखेंगे तो उम्मीद है क्वेश्चन बनाने में आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। और बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा जो लॉर्ड कर्जन को जो लिखा गया था चिट्ठे, टोटल इसमें 8 चिट्ठे थे शिव शंभू के चिट्ठे में। तो इसमें जो है लॉर्ड कर्जन को इसलिए उस समय पत्र मतलब लिखा गया था चिट्ठे, क्योंकि लॉर्ड कर्जन पे कहीं ना कहीं व्यंग किया गया था कि जो भारतीय समाज था उस समय, जो गवर्नर जनरल के भारतीय समाज, एक सेकंड साथियों, भारतीय समाज पर व्यंग किया गया था बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा। तो गवर्नर जनरल उस समय कौन था, तो लॉर्ड कर्जन थे, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे, लॉर्ड कर्जन, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन वो पूछ सकता है। और लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड क्या था, 1899 से 1904, तभी इसका टाइम पीरियड 1904 है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। तो इतना फैक्ट्स हम लोगों ने देखा। अब इस फैक्ट के आधार पे, तथ्यों के आधार पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। देखिए, भारत मित्र तो था, इसमें पूछ रहा है शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित है, मतलब इसमें से शिव शंभू के जो चिट्ठे में किन किन मतलब शब्द का, किन किन मतलब फैक्ट का प्रयोग किया गया है, ये आप लोग ध्यान रखें। एक तो भारत मित्र होगा, कलकत्ता होगा, चुनार और आनंद कादम्बिनी का ऐसा कोई जिक्र नहीं है। तो बी और डी के आधार पे आपका आंसर जो है ये 4 हो जाएगा। आप क्वेश्चन एग्जाम हॉल में ऐसे ही मतलब सॉल्व करेंगे, 62 का 4 आंसर। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 63 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कृतियाँ आत्मकथा नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो जो आत्मकथा होगा उसको साइड कर देंगे, जो आत्मकथा के अलावा कुछ और होगा उसको हम लोग आंसर के रूप में रख लेंगे।
तो एक कहानी यह भी, ये तो हम लोग जानते हैं कि ये आत्मकथा है, ये आत्मकथा है मनु भंडारी की, ये तो हम लोग जानते हैं। तो ए पहले हटाइए, ये नहीं होगा। बाणभट्ट की आत्मकथा ये उपन्यास है। और अन्या से अनन्या ये भी आत्मकथा है। और शेखर एक जीवनी ये भी एक उपन्यास है अज्ञे जी के द्वारा। तो हम लोगों ने देखा था कि कौन कौन सा आपके आत्मकथा नहीं है, बी और डी किस किस में है, 4 ऑप्शन में है। यानी कि आपका 63 का जो आंसर होगा ये 4 हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखा, अब थोड़ी सी इसके विषय में हम लोग थोड़ी सी गहरी जानकारी लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम के लिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन बना तो हम लोग का गलती नहीं होना चाहिए। एक कहानी यह भी तो हम लोग जानते हैं कि ये मनु भंडारी की आत्मकथा है और ये आपके सिलेबस में भी लगा हुआ है, तो ये तो आपको पता होना ही चाहिए। अन्या से अनन्या ये 2007 की रचना है, ये आप लोग ध्यान, इसकी इनके लेखक जो हैं वो प्रभा खेतान जी है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे, प्रभा खेतान। शॉर्ट नोट्स बनाते चले हमारे साथ साथ, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में कोई कहीं से कठिनाई ना हो। शेखर एक जीवनी, तो शेखर एक जीवनी तो जानते हैं कि अज्ञे जी की रचना है और इनका टाइम पीरियड 1941 है, ये भी आप लोग को पता होगा। और बाणभट्ट की आत्मकथा, तो ये तो बाणभट्ट की आत्मकथा जो है ये उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इतना फैक्ट अगर आप लोग जानकारी रख लेंगे तो उम्मीद है कि आगे कोई भी क्वेश्चन अगर आयोग किसी भी तरीका से किसी भी फैक्ट से ऑप्शन से बनाएगा तो आपको दिक्कत है। इसी को डिटेल एनालिसिस कहते हैं साथियों, कि एक फैक्ट को केवल हमने आंसर नहीं जाना, बल्कि आंसर के साथ साथ जो इसके इर्द गिर्द जो भी जानकारी है उसे भी हमने इकट्ठा करने का प्रयास किया। तो ये आप लोग देखेंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 64 क्वेश्चन आज का हमारा। तो 64 क्वेश्चन कह रहा है भोला राम का जीव कहानी के विषय है। देखिए, मैं जब भी कुछ पढ़ाती हूँ तो उसका विषय जरूर बताती हूँ कि ये कहानी इस विषय पे आधारित है, इस कहानी का थीम ये है। तो भोला राम का जीव जब आप पढ़ेंगे तो ये एक व्यंग्यात्मक कहानी है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और ये कहानी जो है भ्रष्टाचार जो मतलब सरकारी कार्यालय में कैसे रिश्वतखोरी होती है, भ्रष्टाचार कैसे होता है, लाल फीताशाही कैसे है, उसको कहीं ना कहीं ये उजागर करता है। तो देखते हैं उसके आप इर्द गिर्द आप इस मतलब इस थीम के अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। तो सदाचार का निषेध, देखिए कोई भी जो है मतलब कहानी जो है सदाचार का निषेध क्यों करेगा, ये तो नेगेटिव लाइन हुआ, ये तो नहीं होना चाहिए, सी तो नहीं होगा, तो सी पहले हटाइए। सरकारी कार्यालय में व्याप्त रिश्वतखोरी की अभिव्यक्ति, मैंने अभी आपसे तुरंत बताया है कि ये भोला राम का जीव जो है ये व्यंग्यात्मक कहानी है और इसके लेखक जो है हरिशंकर परसाई है। और इसमें सरकारी कार्यालय में कैसे भ्रष्टाचार है उसको उन्होंने उजागर करने का प्रयास किया है, यानी कि डी आपका ऑप्शन होगा। यानी कि आप डी ऑप्शन देखिए आपका इसी में, यानी कि एक ऑप्शन, एक आप सही खोज लीजिए और एक आप गलत ऑप्शन खोज लीजिए, इससे आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। भ्रष्टाचार की पक्षधरता, नहीं, कोई भी लेखक पक्षधरता भ्रष्टाचार के पक्ष में क्यों बात रखेगा, कोई भी रखेगा तो भ्रष्टाचार के विरोध में बात लिखिएगा। एक लेखक का तो वही काम है, मतलब साहित्य का तो यही काम है कि जो समाज में जो भी बुराई है उस बुराई को उजागर करना, उस पर व्यंग करना, तो वो पक्षधर तो नहीं होगा। तो ये आप ऐसे कॉमन सेंस से भी सोच सकते थे, ये जिसमें है वो कट गया। भ्रष्टाचार का अनावरण, बिल्कुल इसमें अनावरण ऐसा किया गया है, मतलब कि कैसे एक भ्रष्टाचार के लिए पेंशन के लिए एक व्यक्ति को कैसे 5 साल से मतलब दौड़ाया जाता है, इसमें ये भी बात रखा गया है। भोला राम एक व्यक्ति रहता है, उसको ऐसा मतलब उनके साथ ऐसा होता है पेंशन प्राप्त करने के लिए, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। तो 64 का हम लोगों ने देखा कि बी और डी ऑप्शन के आधार पे आपका ऑप्शन जो हो जाएगा एक आंसर सही हो जाएगा। तो ये अब हम लोगों ने आंसर जाना, अब इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग जानकारी को इकट्ठा करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग ये ध्यान पे रखेंगे कि भोला राम का जीव जरूर पढ़े। ये कहानी बिल्कुल पढ़ने के बाद आपको बहुत हंसी भी आएगी और लगेगा कि हंसी के साथ ही एक मतलब एक मैसेज मिलेगा आपको, ये आपको पढ़ने के दौरान पता चलेगा। हरिशंकर परसाई इसके लेखक है और इस लेखक की सबसे बड़ी विशेषता ये है
कि ये व्यंग्यात्मक रूप से अपनी रचना लिखते, ये इनकी सबसे बड़ी विशेषता, ये भी आप ध्यान पे रखेंगे। और ये व्यंग कहानी है, ये भी आप लोग भूलेंगे नहीं। और इसका विषय तो आप लोगों को पता ही चल गया है, वैसे मैं फिर भी बता देती हूँ। विषय जो है प्रशासनिक भ्रष्टाचार पर चोट करती है, ऐसे आप लोग ध्यान पे रखेंगे। इसके मुख्य पात्र जो है धर्मराज है, चित्रगुप्त है, भोलाराम का जीव है, नारद मुनि है, चपरासी है और साहब है। साहब मतलब आला अधिकारी। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 65 क्वेश्चन। 65 क्वेश्चन कह रहा है संस्मरण की पुस्तकें हैं। तो हम लोग तो देखते हैं कि कोई भी मतलब पुस्तकें जो होता है, कोई रिपोर्टाज शैली में होता है, कोई संस्मरण होता है, कोई दलित आत्मकथा होता है और कोई व्यंग्यात्मक कहानी होता है। तो इसमें आपको पूछा है कि ऐसी कौन सी पुस्तकें जो हैं इस चारों में से जो संस्मरण है। तो आपको ये थोड़ी सी डेप्थ क्वेश्चन माना जाएगा और नया भी माना जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप बिल्कुल दिमाग से और मतलब क्या कहा जाए पीसफुली एग्जाम में हैंडल करेंगे। तो देख लेते हैं 65 का जो पहले जो हम लोग देखते हैं कि आंसर क्या है आयोग ने लिया। 65 का जो आयोग ने आंसर लिया है वो 3 लिया, यानी ए और सी जो है आपका संस्मरण है। नंगा तलाई का गांव ये संस्मरण है और आगे दिन पाछे गए ये भी संस्मरण है। और ये दोनों जो है ऋण जल धन जल और वे लड़ेंगे 1000 साल, ये दोनों जो है ये रिपोर्टाज है, रिपोर्टाज विधा है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और एक सेकंड थोड़ा सा कलर हम चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोग को स्पष्ट दिखे। वे लड़ेंगे 1000 साल, इसके लेखक जो है शिव सागर हैं, शिव सागर। और ऋण जल धन जल इसके लेखक जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु हैं, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन में भी आपको नेक्स्ट टाइम देखने को मिल जाए। फणीश्वर नाथ रेणु। और ये दोनों जो है रिपोर्टाज विधा, ये आप लोगों को मैंने बताया ही है। और आगे दिन पाछे गए ये संस्मरण है। नंगा तलाई का गांव ये भी संस्मरण है। और संस्मरण है नंगा तलाई का गांव जो है ये 2004 की संस्मरण है, ये आप लोग ध्यान पर रखेंगे। और इसके जो लेखक हैं वो विश्वनाथ त्रिपाठी। आगे दिन पाछे गए इसके लेखक जो है, इसके लेखक आगे दिन पाछे गए इसके लेखक का नाम है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, काशीनाथ सिंह। तो देखिए मैंने एक एक फैक्ट पे 4 ऑप्शन पे मैंने बहुत डिटेल बात किया है आप लोगों के साथ। और इसी को डिटेल एनालिसिस कहते हैं साथियों कि जब आपको एक क्वेश्चन को केवल आंसर ना जानने के बजाय बल्कि उसके इर्द गिर्द सारी जानकारी को आप कलेक्ट करते हैं, लिखते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, तो आपका क्वेश्चन कहीं से भी गलत होने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। तो और ये आगे दिन पाछे गए जो ये 2004 की रचना है, ये भी आप लोग ध्यान पे रखेंगे। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 66 क्वेश्चन। 66 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इसमें सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए, यानी कि मैचिंग वाला क्वेश्चन अब आपको देखने को मिलेगा। तो 66 को इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आयोग ने क्या आंसर लिया। और आपको बिल्कुल यहाँ पे सूची ये फैक्ट आप लिख लेंगे और उसके साथ जो भी फैक्ट सामने आता है उसके साथ आप शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। ये आप लोग से निवेदन है कि बिल्कुल शॉर्ट नोट्स ऐसे ही बनाएं, छोटा छोटा लिखेंगे। तो 66 का जो है आयोग ने जो आंसर लिया है वो 3 लिया है, यानी कि ए का 3। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना रामविलास शर्मा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना का अर्थ की आलोचना, ये बी का 4 है आंसर में, बी का 4। पेन बदल लेते हैं, बी का 4 रामस्वरूप चतुर्वेदी।
और आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना कोश सी का 2 रामचंद्र तिवारी, और रेस्ट जो बच गया हिंदी आलोचना की परंपरा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये डी का 1 शिव कुमार मिश्र। तो इस फैक्ट को आप लोग सामने सामने लिख लेंगे और इसका शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, ऐसा हमें आशा है, क्योंकि आगे अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए साथियों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब 67 क्वेश्चन। 67 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक तरफ सूची 1 है, एक तरफ सूची 2 को सुमेलित कीजिए, यानी ये सूची 1 है और ये सूची 2 है। तो देख लेते हैं। औपम्य गर्भ, औपम्य गर्भ का हो जाएगा, और सादृश्य मूलक, विरोध गर्भ, श्रृंखला मूलक, और एक तरफ सूची 2 में दिया हुआ विभावना, एकावली, उत्प्रेक्षा और व्यतिरेक। तो इसमें सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि इसका आंसर क्या है। तो 67 का जो है आयोग ने जो आंसर लिया है वो 2 लिया है। अब देख लेते हैं 67 का 2। तो औपम्य गर्भ, व्यतिरेक और सादृश्य मूलक बी का 3, उत्प्रेक्षा, थोड़ी सी पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, और सी का 1 विरोध गर्भ का विभावना, विरोध गर्भ और विभावना, ऐसे ध्यान पे रखेंगे, और श्रृंखला मूलक का डी का 2 एकावली, ऐसे आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और इतनी अगर जानकारी आप लोग कलेक्ट कर लेते हैं तो डेप्थ है, यहाँ से इससे ज़्यादा डेप्थ इस क्वेश्चन में नहीं बनने की संभावना है। कुछ कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहाँ से आपको बहुत कम फैक्चुअल क्वेश्चन पूछते, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो बहुत डेप्थ क्वेश्चन बनाते हैं एनटीए द्वारा, तो आप लोग ये भी ध्यान पे रखेंगे। तो 67 का हम लोगों ने देखा कि ये 2 आंसर है। और चलते हैं अब 68 क्वेश्चन। एक सेकेंड साथियों, मैं थोड़ा सा आप लोगों का वक्त लेना चाहूँगी। 68 का अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। तो 68 क्वेश्चन जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप लोग भी इसे देखें और इसका जवाब देने का प्रयास करें। तो हम लोग देखेंगे कि 68 का जो है वो इसमें से देखिए 4 पंक्ति दिए गए हैं A B C D में, और इधर सूची 2 में रचनाकार के नाम दिए गए हैं। सुमिता नंदन पंत है, महादेवी वर्मा है, मैथिली शरण गुप्त है और जयशंकर प्रसाद है। तो अब इसमें आप थोड़ा सा अपना मतलब विवेक का प्रयोग करेंगे एग्जाम हॉल में कि इसको आप अटेम्प्ट कैसे लेंगे। तो सबसे पहले जो मैं अगर इस एग्ज़ाम हॉल में रहूँगी तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूँगी ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, जो सबसे हल्की पंक्ति मुझे लगती है, जो सबसे करीब होती है, जो मुझे याद है, जैसे तोड़ दो या क्षितिज मैं भी देख लूँ उस ओर क्या है, ये तो हम लोग जानते हैं कि महादेवी वर्मा की ये पंक्ति है। तो डी का 4, डी का जैसे ही 4 हुआ आपका 2 ऑप्शन कट गया, यानी कि या तो ऑप्शन आपका 3 होगा या 4 होगा। देखिए दोनों में ए का 1 है, यानी कि विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान, यानी कि ए का 1 जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। और मिलन के पल केवल 2-4 विरह के कल्प अपार, ये बताइए कि कौन सा इस मैथिली शरण गुप्त क्या है कि सुमिता नंदन पंत का है, ये आप लोग बताएंगे। ये जो पंक्ति है वैसे सुमित्रानंद पंत जी का, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और अब जो शेष बच गया यानी कि बी का 3, तो बी का 3 हो गया तो आपका आंसर आ गया, नज़दीक हो गया। 2 फैक्ट अगर आपको इसमें पंक्ति के बारे में अगर थोड़ी सी जानकारी हो तो आप बिल्कुल क्वेश्चन जो है इजीली बना सकेंगे। दिन 12 वर्षों में घुरे के भी सुने गए हैं फिरते, मैथिली शरण गुप्त। तो देखा हम लोगों ने कैसे मतलब क्वेश्चन को बहुत इजीली पूर्वक मतलब जो सबसे आसान पंक्ति थी उसे हम लोगों ने कवर किया। देन आफ्टर हमने आंसर के नज़दीक पहुंचने का प्रयास किया। दो ऑप्शन जैसे ही आपका एलिमिनेट होगा वैसे ही आपका मतलब क्वेश्चन सही होने की संभावना बढ़ जाएगी, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। तो 68 का जो है आंसर 4 होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आज का 69 क्वेश्चन। 69 क्वेश्चन हमारा कह रहा है
कि इसमें भी आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया, ये आप लोग ध्यान से देखेंगे और इसको बिल्कुल तरीके से बनाएंगे। 69 का जो है आयोग ने जो आंसर लिया है वो 4 लिया है, यानी कि मित्रता बड़ा अनमोल रत्न है, कब इसे तोल सकता है धन, ये रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्ति है। ए का 4 यानी इस देश को हे दीन बंधो आप फिर अपनाइए, भगवान भारतवर्ष को फिर पुनः भूमि बनाइए। देखिए ये तो भारत भारती की पंक्ति है और इसके रचनाकार जो है मैथिली शरण गुप्त जी है, ये भी आपको पता होगा। तो बी का 1, अगर आपके इस पंक्ति से भी आप क्वेश्चन अगर सॉल्व करते, अगर मैं एग्जाम हॉल में रहती तो इस पंक्ति से क्वेश्चन सॉल्व करती, क्योंकि ये पंक्ति सबसे हल्की है और बहुत मतलब बहुत अच्छे से बच्चे इसे पढ़ते हैं, सिलेबस में है शामिल। तो ये पंक्ति जो है मैथिली शरण गुप्त की है, भारत भारती से लिया गया, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। बी का 1 और बी का 1 देखिए कि एक ही ऑप्शन में है, तो आपका क्वेश्चन ऐसे भी बन जाएगा। एक भी पंक्ति से अगर आप कंफर्म है कि ये इस रचनाकार की है तो आप बिल्कुल उसके साथ जाइए। शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दीर्घ जल का, ये जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। और नाश भी हूँ मैं अनंत विकास का कर्म भी, त्याग का दिन भी चरम आसक्ति का तम भी, ये तो महादेवी वर्मा की पंक्ति। इसमें मैं अगर एग्जाम हॉल में रहती तो इस क्वेश्चन को 2 पंक्ति से शुरुआत करती, एक तो इस देश को दीन बंधु आप फिर अपनाइए मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति इससे, और साथ ही डी वाला ऑप्शन से मैं क्वेश्चन सॉल्व करती, नाश भी हूँ मैं अनंत विकास का कर्म भी, ये महादेवी वर्मा की पंक्ति, यानी डी का 3। आप एग्जाम हॉल में क्वेश्चन जो है ऐसे ही सॉल्व करेंगे और अटेम्प्ट लेंगे। 69 का 4। चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 70 क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 है एक तरफ और दूसरा तरफ सूची 2 है। एक तरफ तो नाम है पात्र का, दूसरी तरफ भी नाम है पात्र का और आपको मैच करना है। तो शकुन तो हम लोग जानते हैं कि बंटी का पात्र है, आपका बंटी उपन्यास में शकुन है, तो यानी ए का 3 किस किस में है, ए का 3 70 का 1, ये मैं बिल्कुल कंफर्म हूँ कि शकुन जो है वो आपका बंटी उपन्यास में ही मतलब ये है। तो और ये बंटी का जो है माँ रहती है शकुन, ये आप ध्यान पे रखेंगे। तो यानी 70 का जो है 1 ऑप्शन होगा आपका सही। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। महामाया पार्वती सी जो है पार्वती जो है राम बोला, यानी सी का 2। देखिए 2 ऑप्शन यहाँ पे इजी दिया गया, एक तो शकुन दूसरा पार्वती, जो मतलब बच्चे इसे याद रखते हैं। और सी का 2 हो गया, बी का 4 महामाया का अघोर भैरव और हलीमा का सौदागर सिंह, डी का यानी 1। तो इसके आधार पे हमने देखा, एक ऑप्शन से भी मैंने पता कर लिया कि इसका आंसर ये हुआ, क्योंकि शकुन का बंटी के बारे में मैं बहुत आप लोगों से कई बार चर्चा कर लिया हूँ कि आपका बंटी का उपन्यास में जो पात्र है वो शकुन है, और आप लोगों को मैंने कई बार बताया है। तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी तरीके से बन जाना चाहिए था एग्जाम हॉल में। अब चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 71 क्वेश्चन कह रहा है एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2 है। एक तरफ अब पात्र का नाम है, दूसरी तरफ भी पात्र का नाम है। तो एक तरफ स्त्री पात्र है, एक तरफ पुरुष पात्र है, ये आप लोग ध्यान रखना और आपको बनाना है। शेखर का हम लोग जानते हैं, शेखर एक जीवनी में जो एक पुरुष पात्र है, तो उसका जो सरस्वती है स्त्री पात्र है, यानी ए का 4 देखिए कि आपको एक ही ऑप्शन में है। मैं एग्जाम में कैसे रहूँगी या कैसे क्वेश्चन सॉल्व करूँगी ये भी मैं आपको साथ ही साथ बता रही हूँ, ये भी आप लोग सीखेंगे हमसे, क्योंकि एनटीए का एक मेरा मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। शेखर का सरस्वती यानी ए का 4, बी का 3 सिलिया का माता दीन, और सी का 2 जयदेवपुरी का तारा, अब बाणभट्ट का निपुणिका आप लोग तो जानते ही हैं, इसके विषय में तो कहना ही क्या है। शेखर और बाणभट्ट के बारे में तो आप लोग को बहुत कुछ पता होगा, तो कोई दिक्कत होगा नहीं। डी का 1 देखिए कि एक ही में फैक्ट है, ये भी आप लोग ध्यान रखें। तो इस तरह से हम लोग थोड़ा सा अपनी जानकारी के आधार पर एक फैक्ट को भी अगर जानते हैं तो बिल्कुल ईजी तरीके से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 72 क्वेश्चन आज के हम लोग देखते हैं। एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2 है, और एक तरफ
एक तरफ पात्र के नाम है, दूसरी तरफ कहानी है। ये आप लोग ध्यान पे, अगर आप लोग कहानी पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो जाइए यूनिट 5 हमारे सिलेबस में जो भी 17 स्टोरी जो लगी हुई है कहानियाँ, वो बिल्कुल लाइन टू लाइन पढ़ाई जा रही है, तो जाइए आप उसे पढ़िए। मालती तो हम लोग जानते हैं कि गैगरीन कहानी के पात्र हैं। मालती गैगरीन कहानी। एका फोर, देखिए एका फोर एक ही में है। एक ऑप्शन को जानकारी होने के बाद ही मैं क्वेश्चन मतलब आंसर मेरा बिल्कुल सही हो रहा है। वजीरा सिंह, उसने कहा था। मैं आप लोग को ट्रिक भी एक दी थी कि उसने कहा था कहानी में जो पात्र है उसके नाम में अधिकतर नाम में सिंह लगा हुआ, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और ये प्रथम विश्व युद्ध कहानी के आधार पे बनी लिखी गई कहानी है। लाल मोहर तीसरी कसम के मतलब पात्र हैं, ये आप ध्यान पे। बुधगुप्त आकाशदीप कहानी के पात्र हैं, तो ये ध्यान पे रखेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि मालती का गैगरीन, वजीरा सिंह का उसने कहा था, बुधगुप्त का आकाशदीप और लाल मोहर का तीसरी कसम, जो फणीश्वरनाथ रेणु का बहुत ही आंचलिक कहानी है, बहुत अच्छी कहानी, मार्मिक कहानी है। तो 72 का हमने देखा कि आंसर 3 हो रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट 73 का क्वेश्चन। एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2 है, और एक तरफ तो पात्र है और दूसरी तरफ पात्र के द्वारा क्या ऐसा बोला गया है कथन, उसको रखा गया है। तो आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को बन जाएगा। 73 का जो आयोग ने जो आंसर लिया है वो 2 लिया है। पहले हम लोग आंसर जानते हैं, फिर देन आफ्टर देखते हैं कि ये आंसर इसका क्या मतलब उसको मैच करने का प्रयास करते हैं। विदुर का है एका फोर, हृदय तुम्हारा पत्थर का है गंधारी, यानी कि एका फोर। गांधारी है पत्थर की खानों में मनियाँ निकलती है, बाधा मत डालो, बी का 1। अश्वत्थामा, मैंने प्रतिशोध ले लिया धृष्टद्युम्न से पिता की पाप हत्या का, अश्वत्थामा का ये पंक्ति है। और संजय, ये अंधा युग जो नाटक है उससे उसके पात्र है और उसका जो कथन है उसका मतलब बिल्कुल दिया गया है सूची 1 और सूची 2 में। आपको वो कह रहा है कि मैचिंग करने के लिए। संजय, अंधों को सत्य दिखाने से क्या, मुझको भी अंधा ही होना है, क्योंकि संजय यहाँ पे बिल्कुल मतलब भविष्यवाणी करने वाले यहाँ पे पात्र के रूप में रखा गया, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये अंधा युग जो है महाभारत के मतलब कहानी को आधार बना करके बिल्कुल मतलब युद्ध के त्रासदी को यहाँ पे रखने का प्रयास किया गया है धर्मवीर भारती के द्वारा, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। तो चलते हैं 73 का, तो हम लोगों ने जान लिया कि इसका आंसर जो है 2 होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 74 क्वेश्चन। 74 में भी आपको सूची 1 दिया हुआ है, सूची 2 दिया हुआ है और उसको मैच कर रहा है करने के लिए। तो 74 का जो पहले तो हम ये देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। 74 का जो आंसर है वो 3 है, आयोग के द्वारा दिया गया आंसर 3 है। सेवेंटी 74 का भारतेंदु हरिश्चंद्र का मैचिंग हो जाएगा। ए का 4 जातीय संगीत, बी का 3 महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी का 3 कवि और कविता, सी का 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी मेरी जन्मभूमि, और विद्यानिवास मिश्र का फागुन दुई रे दीना। तो इस तरह से हम लोगों ने मैच किया और हमें उम्मीद है कि आप लोग शॉर्ट नोट्स बना रहे होंगे। बिल्कुल इसके सामने रख देंगे, आप लोग लिख लेंगे और उसके सामने जो मैच हो रहा है उसको आप लोग लिख लेंगे और बार बार इसे रिवीजन करेंगे। चलते हैं आज 75 क्वेश्चन की तरफ। 75 में सूची 1 है और सूची 2 दिया गया है। एक तरफ तो नाम लेखक का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ की उसके कौन कौन रचना है वो दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे शिवरानी देवी जो है प्रेमचंद घर में। मैं अगर एग्जाम हॉल में रहूँगी तो ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। बी का 3, देखिए बी का 3 2 जगह है, यानी कि आपका आंसर या तो 3 होगा या तो 4 होगा। ये ऑप्शन आपका कट गया। हरिवंश राय बच्चन, नीर का निर्माण फिर, डी का 2 यानी कि आपका आंसर जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। 74 का 4 तो देख लिए। और शरद चंद्र, ये आवारा मसीहा का में ऐसा है। आराम वृक्ष बेनीपुरी, ये गेहूं और गुलाब।
तो कैसे हम लोगों ने देखा कि अगर आपको पता है, बिल्कुल ये हल्का क्वेश्चन था, इसमें तो आपको कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। तो चलते हैं अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 76 क्वेश्चन आज का। 76 क्वेश्चन कह रहा है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है। देखिए यहाँ पे इसलिए मैं हर कहानी रचना का आपको प्रकाशन वर्ष बताती हूँ, ईस्वी बताती हूँ, यानी तो ईस्वी अगर याद रहेगा तो आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 76 का जो अभी हम लोग देखेंगे, सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि इस रचना का जो है टाइम पीरियड क्या है। पहले ये अगर पता होगा तभी आप इस आंसर को मतलब सही पहुंच पाएंगे। तो दूसरी परंपरा की खोज ये 1967 का है, 1967। और व्योमकेश दरवेश जो है ये 2010 की रचना है। शांति निकेतन से शिवालिक तक ये जो है 1967, ये भी 1967 की रचना है। और साहित्यकार और चिंतक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो ये 1997 की रचना है। अब आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा सबसे मतलब सही ऑप्शन होगा। तो आपको पहले से बाद के क्रम में आपको लगाना है। तो सबसे बाद में कौन सा है, बी है, यानी 76 का जो है वो 3 ऑप्शन होगा, क्योंकि 2010 बाद में है, सबसे अंतिम में है। सबसे पहले कौन सा है, सी है, शांति निकेतन से शिवालिक तक 1967। और आप कहेंगे कि मैम ये शांति निकेतन वाला भी 1967 है और दूसरी परंपरा की खोज भी 1967 है। तो एक यहाँ पे आपको तथ्य देना चाहेंगे कि ये शांति निकेतन से शिवालिक तक जो है ये इसका मंथ कुछ पहले होगा, इसका बाद में होगा। मान के चलिए ये फरवरी में होगा तो ये अप्रैल में होगा या जून में होगा, ये ऐसा आप लोग ध्यान पे रखिए। अब बाकी लास्ट में सबसे अंतिम में कौन है, 2010 है, बी। तो बी आपके एक ही ऑप्शन में है। ऐसे भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, यानी 76 का जो है ऑप्शन 3 होगा। इतना फैक्ट तो हम लोग देख लिए। अब इसके बारे में थोड़ी सी और हम लोग जानकारी ले लेंगे कि ये तो ईस्वी हो गया। अब इसके लेखक कौन है, रचनाकार कौन है, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो दूसरी परंपरा की खोज के जो लेखक हैं नामवर सिंह है। आप लोग लिखते चले साथ साथ, नामवर सिंह। और सेकंड व्योमकेश दरवेश का जो रचनाकार है वो विश्वनाथ त्रिपाठी। और शांति निकेतन से शिवालिक तक इसके जो रचनाकार है वो शिव प्रसाद सिंह। और अंतिम जो हम लोग देखेंगे साहित्यकार और चिंतक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसके जो रचनाकार है वो रामपूर्ति त्रिपाठी। देखिए इतना फैक्ट आप बताइए साथियों, कहीं भी यूट्यूब के दुनिया में ऐसा नहीं बताया जा रहा, केवल आंसर क्वेश्चन और आंसर बताया जा रहा है। तो आप लोग इसलिए आपको इस तरह से अगर आप PYQ करेंगे तो मेरा विश्वास है कि प्रैक्टिकल किया है कि अगर आप पढ़ते हैं ऐसे तो आपको बिल्कुल वन टाइम में नेट और JRF होने की पूरी संभावना है। तो इसलिए बिल्कुल इसी अंदाज से पढ़ें आप। आज चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन 77 क्वेश्चन आज का। 77 क्वेश्चन कह रहा है, इसमें भी आपको प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम पूछा, यानी पहले से बाद के क्रम में आपको सजाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या जानना होगा, पहले हमें इसकी ईस्वी जानना होगा, इसका प्रकाशन वर्ष जानना होगा। तो देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, ये 1955 की रचना है। हिंदी जाति का साहित्य, ये 1986 की रचना है। भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, ये जो है 2001 की रचना है। और परंपरा का मूल्यांकन, ये 1981 की रचना है। और ये सभी रचना जो है ये आप लोग ध्यान पे थोड़ा रखेंगे, नामवर सिंह की है, रामविलास शर्मा जी की है। ये सभी रचना रामविलास लिख लेंगे आप वहाँ पे, रामविलास शर्मा रचनाकार है इसके, सभी रचनाकार। ये टोटल 1 2 A B C D सभी के रचनाकार जो है रामविलास शर्मा जी है, ये ध्यान पे रखेंगे। तो हम लोगों ने इतना फैक्ट ले लिया, जानकारी ले लिया। अब इसमें इसके अलावा बताइए कि आपको क्या जानना है। अब इतना अगर आपको जानकारी है तो बिल्कुल ऑप्शन क्वेश्चन के मतलब ऑप्शन के नज़दीक जाएंगे, बल्कि सही ऑप्शन करेंगे। तो देखिए कौन सा होगा। वैसे आंटी ने इस ऑप्शन को जो है क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया है, क्योंकि सही फिट नहीं हुआ होगा तो ड्रॉप कर दिया होगा। वैसे देख लेते हैं क्या आंसर होना चाहिए।
सबसे पहले क्या होना चाहिए आप बताइए। सबसे पहले सी लास्ट में होनी चाहिए। 2001 सी लास्ट में होनी चाहिए। सी कहीं पे नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, तो कैसे ड्रॉप हो गया क्वेश्चन। देखिए 2000 और सबसे पहले कौन होनी चाहिए, ये ए होनी चाहिए। ए यहाँ पे होनी चाहिए, सी यहाँ पे होनी चाहिए। ए तो है बट सी नहीं है लास्ट में, क्योंकि 2001 सबसे अंतिम है तो नहीं है। तो देखिए कि क्वेश्चन कैसे ड्रॉप हुआ, गलती मतलब ऑप्शन बनाया गया है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 78 क्वेश्चन। 78 क्वेश्चन कह रहा है अरस्तु के त्रासदी के सिद्धांत के अंगों का सही अनुक्रम क्या है। मतलब इसका मतलब क्वेश्चन को ऐसे समझिए आप कि अरस्तु के जो त्रासदी का जो सिद्धांत उन्होंने दिया, तो उस सिद्धांत में उन्होंने कैसे कैसे मतलब सिद्धांत को मतलब पालन किया कि पहले कथानक होगा, फिर चरित्र होगा, फिर विचार आएगा, फिर पद योजना होगा, फिर दृश्य होगा, फिर श्रव्य होगा। इस तरह से आपको कह रहा है कि कैसे कैसे टर्म आएगा। जब कोई चीज़ सिद्धांत हम देते हैं तो उसका क्रोनोलॉजी क्या होगा, ये कहने का मतलब है। तो देखते हैं। सबसे पहले तो किसी भी चीज़ में आप ध्यान पे रखेंगे, किसी चीज़ का पहले प्लॉट होता है यानी कथानक होता है। तो सबसे पहले तो कथानक होगा यानी कि फर्स्ट नंबर ये। फिर चरित्र होता है, कथानक, चरित्र, फिर विचार आता है, और फिर पद योजना। यानी कि ये जो दिया गया है बिल्कुल सीक्वेंस वाइज दिया है। यानी देखिए कि इसका आंसर आपका कौन होगा, यानी कि 3 आंसर होगा। ABCD 78 का 3 ऑप्शन सही है आपका। कथानक, चरित्र और विचार, ये ऐसे आप लोग ध्यान पे रखेंगे। अब और देख लेते हैं थोड़ा सा। कथानक, चरित्र, विचार, पद योजना, और 5th में आता है, 5th भी मैं आपको बता देती हूँ, गीत। अगर नेक्स्ट टाइम अगर हो सकता है कि आपको आगे पूछे तो आपको भी पता होना चाहिए। गीत के बाद होता है दृश्य। ये आपका अनुक्रम है, कथानक, चरित्र, विचार, पद योजना, गीत, दृश्य। ऐसे आप लोग ध्यान पे रखेंगे और इसको 2-4 बार मेमोराइज करेंगे। और एक फैक्ट ये और ध्यान पे रखेंगे कि अरस्तु जो है, अरस्तु काव्य के लिए, ये फैक्ट क्योंकि पूछा गया इसलिए मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, छंद को अनिवार्य नहीं मानते हैं। कि कोई ज़रूरी नहीं है कि काव्य के लिए, कविता के लिए मतलब छंद होना ही चाहिए, अनिवार्य नहीं मानते हैं। ये आपका PYQ है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। इनकी 3 पुस्तक भी है, अरस्तु की जो है 3 पुस्तक भी है, ये भी आप लोग ध्यान पे रखेंगे। पुस्तक, पहला पुस्तक जो है ये पेरिपोइटिकेस, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। सेकंड पुस्तक जो है ये तेखनेस रिटोरिकेस। थोड़ा सा टफ नाम है बट इसको 2-3 बार जैसे ही आप बोलेंगे तो आपको इजी लगने लगेगा। और थर्ड जो है वसीयतनामा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको VVI मान लीजिए आप। वसीयतनामा ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। तो 3 पुस्तक का नाम है अरस्तु के, पेरिपोइटिकेस, तेखनेस रिपोटिकेस और वसीयतनामा। वसीयतनामा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस पुस्तक को जो है वसीयतनामा को जो है इसके साथ एक फैक्ट है कि दास प्रथा इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। दास प्रथा से मुक्ति, ये फैक्ट है, मुक्ति का प्रथम घोषणा पत्र माना जाता है। प्रथम घोषणा पत्र वसीयतनामा को, ये ध्यान पे रखें। हो सकता है अगर कभी क्वेश्चन अगर आयोग बनाना चाहेगा NTA तो वसीयतनामा से आपको बिल्कुल इंडिविजुअल क्वेश्चन बना सकता है। तो ऐसा ध्यान पे रखेंगे कि वसीयतनामा को जो है जो अरस्तु की मतलब पुस्तक है वो दास प्रथा से मुक्ति का प्रथम घोषणा पत्र माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि दास प्रथा में जो मुक्ति का जिक्र आया था वो इस पुस्तक में ही ऐसा लिखा गया होगा। ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, VVI लगा लीजिए। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक फैक्ट पे देखिए कि आपको कितना फैक्ट मैंने आपको कलेक्ट कर दिया एक ही साथ में। आप
इसको अगर आप शॉर्ट नोट्स बना करके अगर PDF को अगर प्राप्त कर लेंगे टेलीग्राम से जुड़ करके, तो बताइए कि आपको कहीं से कोई दिक्कत होगा? कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलते हैं आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में दर्ज अष्टछाप के प्रारंभिक 4 कवियों का सही अनुक्रम। देखिए, एक तो सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास जो आपके सिलेबस का पार्ट है वो हमारे टीम के द्वारा कंप्लीट कराया जा रहा है। बिल्कुल लाइन टू लाइन पढ़ाया जा रहा है, अच्छे से समझाया जा रहा है, मनोरंजक ढंग से पढ़ाया जाए। तो बिल्कुल आप इसे बिना देरी किए जा कर के उसे पढ़िए, और आपका तकरीबन हाफ सिलेबस कंप्लीट भी हो गया है। तो चलते हैं। अष्टछाप के 4 जो कवि है, जानते हैं कि हम लोग अष्टछाप के 8 कवि हैं, ये आप लोग को पता ही होगा। 8 कवि है अष्टछाप के। तो 8 कवि के नाम तो आप लोग को अगर पता नहीं है तो बता देती हूँ मैं। पहले तो है सूरदास, सेकंड में है नंददास, थर्ड में है कृष्णदास, फोर्थ में है परमानंद दास, और फिफ्थ में है कुंभन दास। ये सब क्रोनोलॉजी में है, कुंभन दास टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। और 6 में है चतुर्भुज दास। बिल्कुल आप लोग लिख लिए, लिखते चलेंगे साथ में। चतुर्भुज दास। 7th में है चित्त स्वामी। और लास्ट जो अंतिम है वो गोविंद स्वामी। बिल्कुल लिखते चलेंगे साथ में साथ। तो अब देखिए कि कौन सा होगा। सबसे प्रारंभिक 4 कवि कौन कौन आएंगे? सूरदास यानी कि बी आपका आंसर। देखिए पहले ही आ गया 79 का। एक सेकेंड साथियों, 79 का जो है 79 का जो है आयोग ने जो आंसर दिया है वो 3 दिया है। एक सेकेंड, 79 का जो आयोग ने आंसर लिया है वो 3 लिया है। यानी कि कृष्णदास, फिर परमानंद दास, फिर सूरदास और फिर नंददास, यानी कि 79 का 3। तो इस तरह से हम लोगों ने देखे कि इसके 8 कवि को भी हम लोगों ने जानने का प्रयास किया। और अब चलते हैं अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है 80 क्वेश्चन। कामायनी के निम्नलिखित सर्गों का सही अनुक्रम क्या है? तो सही का अनुक्रम जो है, आप लोग हम कामायनी के बारे में मैंने आप लोगों से कई बार जिक्र किया है कि कामायनी जो है एक महाकाव्य के है और ये 1936 की रचना है। थोड़ा सा और जान लीजिए, 1936 की रचना है और ये जयशंकर प्रसाद इसके रचनाकार है, शंकर प्रसाद। और इसके जो 80 का जो आयोग ने जो आंसर लिया है वो 3 लिया है, यानी कि ABCD, यानी कि स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद और दर्शन। दर्शन सबसे लास्ट में है यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग, इस 4 के अकॉर्डिंग। वैसे मैं 15, इसमें कुल 15 सर्ग है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। ये भी क्वेश्चन आपका PYQ है कि पूछा गया कि कामायनी में जो है कुल कितने सर्ग है, तो 15 सर्ग है। ये PYQ है आपका। अब 15 सर्ग को थोड़ी सी हम लोग जानकारी ले लेते हैं। एक तो चिंता, सेकंड है आशा, थर्ड है श्रद्धा, फोर्थ में है काम जिसको मैथुन भी कहते हैं, 5 वासना, 6 में है लज्जा, 7th में है कर्म, 8 में है ईर्ष्या, फिर लास्ट में ईरा, 9th है ईरा, 10 जो है स्वप्न, 11 हो जाएगा संघर्ष, 12 हो जाएगा निर्वेद। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा है, लास्ट से आपको क्वेश्चन पूछा है। देखिए ये 15 एकदम आप याद कर लीजिए शॉर्ट नोट्स बना के। 13 में है दर्शन, 14 में है रहस्य और 5th अंतिम जो है दर्शन है, ये आप ध्यान पे रखेंगे।
अगर आपको अंतिम भी पता होता तो आपका 50-50 आंसर बन जाता। डी लास्ट में 2 ही जगह है, दर्शन। ये देखिए, ये दोनों में था दर्शन। 15 जो है वो दर्शन है। तो ये 15 आप लोग बिल्कुल नोट कर लेंगे, शॉर्ट नोट। और इस हमें उम्मीद है कि आप बिल्कुल इस क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे और आपको ये बिल्कुल कंटेंट वाली क्लास लग रही होगी। अगर लग रही है तो आप बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ग्रुप मेंबर को बताएंगे। और सोशल मीडिया का अगर आप यूज कर रहे होंगे तो उसमें आप बिल्कुल शेयर करें, लोगों से बताएं। और मिलते हैं तो अब नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए और जोश बनाए रहिए और साथ ही साथ इस चैनल से जुड़ें और अपने सभी तैयारी कंप्लीट करें।